बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना MD8302 का लेक्चर नंबर 7 करेंगे। आज के लेक्चर में भी हम लोग जो बेसिक मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन है वही पढ़ेंगे, बट आज का थोड़ा हमारा जो लेक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नई चीज़ें आप लोगों को थोड़ी मैं पढ़ाऊँगी। एन्युटी क्या होती है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होती है, एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटेड फैक्टर, डिस्काउंटेड वैल्यू, वो उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओवरऑल बहुत ही आप लोगों का इजी सा चैप्टर है। अनइम्पॉर्टेंट जो चीज़ें वो मैं आप लोगों को छुड़वा दूंगी, क्योंकि जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं वही चीज़ें आप लोगों को कराऊंगी कि जो आप लोगों की 100% एक्सेल में सॉल्व हो सकती हैं, वही आप लोगों के पेपर में भी आती हैं। हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले एन्युटी क्या होती है, और किसी टाइम पीरियड के लिए जो आप फिक्स कर लेते हैं ना पेमेंट्स को, चाहे आप लोगों ने किसी को देनी हो किसी को लेनी हो, उनको हम लोग एन्युटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कार लेते हैं और वो आप ले लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि किस्तों में, तो हर माह की आप जो किस्त देंगे या सालाना अगर किस्त आपने देनी है तो वो एन्युटी में आएगी। ओवर द टाइम पीरियड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंशन लेने वाले जो हजरात होते हैं वो पेंशन भी कैसे लेते हैं कि वो हर माह ले रहे होते हैं, तो वो भी महाना एक मंथली वो ले रहे होते हैं, तो वो भी एन्युटी के अंदर आ जाती है। एन्युटीज असल में एक सीरीज होती है फिक्स्ड पेमेंट्स की, जो कि या आपने पे करनी होती है या आपको किसी ने पे करनी होती है, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि इतने टाइम पीरियड तक उन्होंने आपको पे करनी होती है या आपने किसी को पे करनी है, यानी कि टाइम पीरियड बीच में मख्तस हुआ होता है। स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये MCQs में भी आता है कि एन्युटी होती क्या है, स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। एन्युटीज जो होती हैं ये रिटायरमेंट के तौर पे भी दी जाती हैं, रिटायरमेंट इनकम के तौर पे, चाहे आप लोग इकट्ठे पैसे ले लें या आप लोग जो है ना वो कर लेते हैं आगे, हर माह आप लोगों को पेंशन दी जाती है। बच्चों की जो एजुकेशन के लिए जो सेव किए जाते हैं पैसे एन्युटीज के थ्रू, और जो ट्रस्ट फंड्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें भी एन्युटीज के अंदर आ जाती हैं। एन्युटीज सालाना भी होती हैं, यानी कि एक दफ़ा साल में पे करनी होती हैं, या सेमी एनुअली भी होती हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा पे करनी होती हैं, क्वार्टरली भी होती हैं कि साल में 4 दफ़ा पे करनी होती हैं हर 3 माह के बाद, और मंथली भी होती हैं, यानी कि हर मंथ जो है ना वो पे करनी है, तो वो सालाना 12 बनती हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू, या जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन एन्युटी बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू को हम लोग मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं FV से। ठीक है, अच्छा फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग ने एक कर्जा लिया, ठीक है, अब कर्जा आपने फॉर एग्जांपल लिया, तो आपने उसके ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट भी पे करना है, यानी कि सूद पे करना है। बैंक से अगर आप लोग कर्जा लेते हैं ना, तो आप लोगों को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको सूद साथ में देना पड़ता है। तो आप वो जब लेते हैं तो आपकी ना वो इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं आपको कि आपने मंथली इतने पैसे हमें देने हैं। तो आप क्या करते हैं कि वो सारी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होंगी उनको आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये सारी कुल मिला के फ्यूचर में हमारे पास कितने पैसे बनेंगे, कितने पैसे मुझे टोटली अदा करने होंगे, तो वो होगी फ्यूचर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 1 लाख अगर आप लोगों ने लिया लोन, आपकी उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स बनाई आप लोग उसका सारा हिसाब लगाते हैं, तो वो कहीं बन जाता है 1,50,000। तो उस 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1,50,000 है। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब ये एन्युटीज जो होती हैं, जो फ्यूचर वैल्यू होती है FV, इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी होता है जो कि यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। आप लोगों ने ये वाला जो फार्मूला है ना, ये याद नहीं करना, क्योंकि आपने इसको उसमें जो मैथ टाइप है ना उसमें आपने इसको सॉल्व नहीं करना, बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको एक्सेल में सॉल्व करने का एक फंक्शन होता है FV,
वो आप लोगों के अगले लेक्चर में आएगा, तो वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आप जस्ट ये समझें कि एफ वी क्या होता है और पी वी क्या होता है, इतनी सी बात आप लोगों ने समझनी है। हाँ, ये होता है कि आपके एमसीक्यूज में वो पूछ लेते हैं कि ये वाला एफ वी का ये जो फार्मूला है ना, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं इस तरह से लिखा हुआ, तो अभी आप लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक्सेल में अगर जाएं, ठीक है, वहां पे एक्सेल में जाके आप यहाँ पे लिखें एफ वी। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने फार्मूला कैसे निकालना है अगर आप लोगों के एमसीक्यूज में आ जाता है। इक्वल साइन प्रेस करें, एफ वी प्रेस करें, ये आप लोगों के पास एफ वी आ जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये जो एफ वी है लिखा हुआ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लोगों के पास एक ब्लॉक आएगा जिसमें सारी की सारी ये डिटेल लिखी हुई होगी कि एफ वी जो है ना वो होता क्या है, उसमें उसका जो है ना वो साथ में फार्मूला भी लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे इसका मैं आपको दिखा देती हूँ, डबल क्लिक करना है ना आपने एफ वी पे, यहाँ पे आगे इसका फार्मूला मौजूद होता है। असल में मेरे पास एक्सेल है 2007 का, खैर यहाँ पे देख लेते हैं ये है या नहीं है। आप लोगों से वैसे इस तरह का ये पूरा वो कहते भी नहीं है कि आपको कि वो इस तरह से आप लोग इसका पूरा फार्मूला बताएं। खैर ये मेरे एक्सेल में तो नहीं है मौजूद, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों के एक्सेल में है तो, ठीक है, वरना वो इस तरह से फार्मूला भी नहीं पूछते। आप लोगों को पता है ये एफ वी और पी वी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के फंक्शंस ही वो आप लोगों से पूछते हैं। एक तो आप लोगों से ये आपको वो एक सिनेरियो दे देते हैं और आप लोगों से ये कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो वो सिंपली आप लोगों ने अपने एक्सेल में वैल्यूज को पुट करके आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना होता है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने क्योंकि इसको एक्सेल में सॉल्व करने की आप लोगों को इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें 1 प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट रेज टू द पावर एन, एन यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है, -1 और इस सारे को फिर डिवाइड किया जाता है इंटरेस्ट रेट के साथ। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर एन पीरियड्स। ये आप लोगों ने याद कर लेना, ठीक है। ये क्या है हमारे पास एक्यूमुलेशन फैक्टर, और एक्यूमुलेशन वैल्यू की क्या होता है फार्मूला, उसमें होता है पेमेंट पर पीरियड। पेमेंट पर पीरियड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है कि पेमेंट पर पीरियड को किस से डिनोट करते हैं, पेमेंट पर पीरियड यानी कि सी मल्टीप्लाई बाय एक्यूमुलेशन फैक्टर, यानी कि ये वाला जो है 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन -1, पूरे का पूरे को आप लोगों ने इधर डिवाइड कर दिया आई के साथ, ठीक है। यहाँ पे ये सेम यही फार्मूला लिखा हुआ है, एफ वी इज इक्वल टू सी। सी क्या है हमारे पास, पेमेंट पर पीरियड मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन फैक्टर बोलते हैं। ये तीसरी बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। ये जस्ट आप लोगों के एमसीक्यूज के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने इतना सब बताया हुआ है कि जितने ज्यादा आप लोग नंबर्स को राउंड आउट करते हैं उतना ज्यादा एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, पीवी की तरफ जाते हैं। पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पे इसको पीवी इज इक्वल टू ये इसके फार्मूले में उसके फार्मूले एफ वी के फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर क्या है, सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ठीक है, आगे ये ब्रैकेट में है 1 प्लस आई रेज टू द पावर -n और होल डिवाइडेड बाय आई, और इधर क्या था हमारे पास जो ब्रैकेट वाली चीज है वो डायरेक्टली पहले है 1 प्लस आई रेज टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय आई। ये पेज भी आप लोग दोनों फार्मूलास को नोट कर लें, इसमें डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें जो होता है ना, ये वाला जो फैक्टर होता है, ये वाला, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। एफ वी के अंदर, एफ वी के फार्मूले में जो वो ब्रैकेट के अंदर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड फैक्टर, और जो ए वी वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को आप लोगों ने कहीं पे पेमेंट्स वगैरह करनी है 10 साल तक, तो आप लोग वो सारी पेमेंट्स देखते हैं कि अगर हर माह में 10 साल तक अपने पैसे पे करता रहूं तो 10 सालों के टोटल कुल मिला के पैसे कितने बनेंगे। ठीक है, आप लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आप लोग वो जो आप लोगों के पास वो पैसे बनते हैं उसको आप लोग अपनी अभी जो मौजूदा जो एक करेंसी चल रही है उसके हिसाब से आप लोग देखते हैं कि वो पैसे कितने बने, ये आप लोगों की प्रेजेंट वैल्यू होती है। समझ आ गई आप लोगों को? ये मजीद अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप लोगों के मजीद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का यहाँ पे दोबारा से उन्होंने यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है, एक्यूमुलेशन फैक्टर का ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फार्मूला क्या है वो भी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू को एस के साथ इन्होंने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, इधर आप लोगों ने ये वाला जो इसका फार्मूला है ये आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू का, और ये हमारे पास किसका फार्मूला है, एक्यूमुलेटेड फैक्टर का फार्मूला है। ये आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी पे। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंटेड वैल्यू का क्या मतलब होता है। जब आप लोग एफ वी यानी कि फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे थे प्रेजेंट वर्थ में, यानी कि फ्यूचर में जब आप लोग फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपनी प्रेजेंट वर्थ में, यानी कि अगर आप लोगों ने अपने सूद वगैरह आप लोगों ने कर्जा लिया फॉर एग्जांपल, और आप लोग ये देखते हैं कि भाई सूद पे अगर मैं कर्जा लेता हूँ तो मुझे तो 1,50,000 पे करने पड़ेंगे, लेकिन प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो ये तो सिर्फ है तो मेरे पास सिर्फ ₹1,00,000। ठीक है, तो वो जो आप लोग एक चीज देख रहे होते हैं ना कि फ्यूचर वैल्यू को अपनी प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि प्रेजेंट के हिसाब से मेरी मौजूदा वक्त के लिहाज से मुझे कितना फायदा है कितना नुकसान है, उसको हम लोग डिस्काउंट फैक्टर रेट बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूचर की जो आप लोगों ने पेमेंट्स वगैरह जो करनी होती हैं उसकी आप लोग देखते हैं कि प्रेजेंट वर्थ उसकी क्या, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोग फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वर्थ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट फैक्टर रेट बोलते हैं। और फ्यूचर पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वर्थ होती है इसको हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं। इतनी सी बात बस आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। बाकी ये यहाँ पे जो लंबी लंबी कहानियां सुनी आप लोगों ने नहीं करनी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारा एफ वी और पी वी वाला जो होगा ना एक्सेल का, उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी आप लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना होता है। आगे हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अच्छा, दो टर्म्स होती हैं अलजेब्रा से रिलेटेड जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। एक होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एक होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है, नंबर्स और वेरिएबल्स जो होते हैं उनको आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू जब कंबाइन करते हैं तो हम लोग उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबर्स या वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग प्लस और माइनस के साथ सेपरेट करते हैं। यानी कि आप लोगों के पास एक एक्सप्रेशन है उसमें ए बी सी एक्स वाई जी यानी कि अल्फाबेट्स भी हैं और 1 2 3 4 वो भी हैं, और साथ में बीच में उस इक्वेशन के अंदर प्लस और माइनस भी मौजूद है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन ए बी सी एक्स वाई जी वगैरह 1 2 3 मौजूद है और साथ में प्लस माइनस नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन मौजूद है, तो फिर हम लोग उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे बल्कि हम लोग उसको अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलेंगे। ये बस आप लोगों ने याद रखनी है। एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है, और ऑपरेशंस वो होते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोगों ने करनी होती है। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे 3x², बस कोई प्लस माइनस मजीद इसके साथ नहीं है। दूसरे होते हैं बाइनोमियल्स, यानी कि 2 तरह के जो वेरिएबल्स वगैरह जो होते हैं एक्सप्रेशन वगैरह वो आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं किसी प्लस या माइनस साइन के साथ, यानी कि 3x² + xy। ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे ये देखिए 3x² + xy - 6y²। ठीक है, ये क्या है, ट्राइनोमियल। और पोलिनोमियल क्या होता है
जिस इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्म्स मौजूद होती हैं उनको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल और जो ट्राइनोमियल हैं इनको भी हम लोग पोलिनोमियल ही बोलते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होती हैं? ये वो एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर फैक्टर्स सेपरेटेड होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे हो रही होती है? जहां पे दो फैक्टर्स आप लोग साइड टू साइड लिखते हैं, जैसे x और उसके साथ ही आप लोगों ने y लिख दिया, वहां पे वो दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और डिवीजन वहां पे हो रही होती है जब एक जो फैक्टर है वो दूसरे फैक्टर के नीचे से नीचे लिखा जाता है, जैसे 30x और फिर उसके नीचे आपने लिख दिया डिवाइडेड बाय 40y, ठीक है। और ये आप लोगों की क्या आती है? वो डिवीजन होती है। और बाकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को पता तो होगा। मैट्रिक में भी आप लोगों ने बड़े मैट्रिक तक आप लोगों ने इसको सीखा होगा, तो इसमें कोई मुश्किल तो आप लोगों को नहीं होगी। अच्छा, जो फैक्टर्स होते हैं उसको आप लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं न्यूमेरिकल और लिटरल कोएफिशिएंट्स में। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, इनको हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। और जो x y z या a b c वगैरह होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में उनको हम लोग लिटरल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। डिवीजन अगर आप लोगों ने करनी हो मोनोमियल के लिए तो उसके लिए दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देखना होता है और आप लोगों ने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को आपस में कैंसिल आउट करना होता है कॉमन नंबर्स के साथ। अब वो आप लोगों को भी पता होगा अच्छे तरीके से आप लोगों ने कैसे कैंसिल आउट करना होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये 36 है और नीचे क्या है 60 है, तो दोनों पे ये 12 का टेबल जा रहा है, तो 12 3 टाइम 36 और 12 5 टाइम 60, तो 3/5 आंसर आ जाएगा। और उसके अलावा ये जो एक x है ये एक x के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं नॉमिनेटर में एक x बच जाएगा, यानी कि हमारे पास 3x और ये जो y है y ऊपर एक है नीचे दो है, तो ऊपर वाला y नीचे वाले एक y के साथ कट डाउन हो जाएगा, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में एक y जो है ना वो बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचेंगे? हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय 5y। ये बड़ा इजी सा होता है, इसमें कोई इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अगर आप लोगों ने डिवीजन करनी हो मोनोमियल के साथ तो फिर आप लोग उसको कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये एक्सप्रेशन है, इसको आप लोगों ने मोनोमियल यानी कि सिर्फ 8a है ना, तो ये मोनोमियल है। इस तरह अगर आप लोग इसको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? इस सारे एक्सप्रेशन में से आप लोग 8a को कॉमन ले लें, 8 बाहर लेके आए तो अंदर क्या बचेगा? 8 6 टाइम 48 होता है, तो 48 की जगह पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 6 और एक a तो बाहर चला गया, तो एक a यहाँ पे बच जाएगा माइनस ये 32 8 4 टाइम 32 होता है ना, तो 8 तो क्योंकि बाहर है तो यहाँ पे 32 की जगह पे 4 आ जाएगा। a भी हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास b बच जाएगा, तो 6a - 4 भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको तो आप लोग MS वर्ड में ही आप लोगों को जो एग्जाम सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी आप लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप लोगों ने एक्सेल में नहीं करना। उसके अलावा आगे हम लोग चलते हैं, मल्टीप्लाई आप लोगों ने कैसे करना होता है। मल्टीप्लाई आप लोग ऐसे करते हैं कि अलजेब्रा की हर जो टर्म होती है उन सारी टर्म्स के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करते जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये -x है, इसको आप लोगों ने तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2x² के साथ -x मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का। x के साथ कौन सा? माइनस का। तो सबसे पहले तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है, माइनस आ गया। उसके बाद 2x ये है और ये क्या है हमारे पास? x²। तो जो सेम होते हैं ना अल्फाबेट्स, उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती है जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो x s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएगी। इस x के ऊपर 1 पावर है, इसके ऊपर 2 पावर है, तो टोटल पावर्स कितनी होगी? 3। तो -2x³ आ गया। उसके बाद माइनस इज इक्वल टू प्लस, x को 3x के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x²। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगेन -x और यहाँ पे 1 के साथ भी माइनस है, तो माइनस इक्वल टू प्लस, और x को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x। दो जब भी माइनस साइन होते हैं उनको आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास पॉजिटिव आता है। आगे चलते हैं हम लोग। जब आप लोगों ने पावर्स को कैलकुलेट करना हो तो फिर आप लोग कैसे करते हैं?
आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जब दो जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x6 है, x6 की अगर आप लोग पावर लेंगे यानी कि 2 के साथ अगर आप पावर लेते हैं 2, ठीक है, तो वो 2 इस 6 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर पहले आपने अच्छे से चीजों को सिंप्लीफाई कर लेना होता है, फिर आप लोगों ने हर फैक्टर का स्क्वायर ले लेना है। अगर तो आप लोगों ने 2 की पावर लगानी है तो आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे 3x6 y³ डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और z3 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डिनोमिनेटर में पहले तो x6 है और सॉरी नॉमिनेटर में x6 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, यानी कि पहले 2x तो यहाँ पे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा और नॉमिनेटर में क्या बच जाएगा, x4, यानी कि 2x तो कैंसिल आउट हो गए ना, तो x4 बच जाएगा। अब 3 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो 9, x4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो 2 के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। इसी तरह से y की पावर कितनी है, 3, इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे तो y रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x तो क्योंकि कैंसिल हमने कर दिया था तो z की पावर कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 को हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z6, ठीक है। ये बहुत इजी होता है, आप लोगों ने एग्जाम सॉफ्टवेयर में इसको इजीली कर लेना होता है। उसके बाद एक होती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, इक्वेशन वो होती है जहां पे दोनों साइड्स पे कोई ना कोई नंबर्स और कोएफिशिएंट्स मौजूद होते हैं और दरमियान में एक इक्वल साइन मौजूद होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल a + 9 इज इक्वल टू 137, तो यहाँ पे इक्वल का साइन क्योंकि दरमियान में, तो ये क्या हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि जो एक जैसी टर्म्स होती है उनको हम लोग एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे अल्फाबेट्स हैं तो उनको हम लोग एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको हम लोग एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे a इधर ही रहेगा, 9 को हम लोगों ने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है 137 के साथ। यहाँ पे 9 a के साथ क्योंकि प्लस हो रहा था तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। हमेशा इक्वल के एक साइड पे जो चीज प्लस हो रही होती है दूसरी साइड पे माइनस हो जाती है, एक जगह पे जो माइनस हो रही थी दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाएगी तो वो उस नंबर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर एक के साथ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप लोगों को बेसिक्स पता होंगे, आप लोगों ने मैथ अभी तक काफी सारा पढ़ा हुआ होगा। तो 9 137 के साथ आगे माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 128, ठीक है। उसके इसमें सिंपल सा तरीका होता है कि जो एक जैसी टर्म्स होती है उनको आप लोगों ने कलेक्ट कर लेना होता है और जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है उसके साथ आप लोगों ने डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है, x इज इक्वल टू 341.25 प्लस 0.025x। यहाँ पे x वाली जो टर्म्स है आप लोग उसको एक साइड पे ले जाएंगे। अब ये जो x वाली टर्म है यहाँ पे इसके साथ क्योंकि ये प्लस हो रही थी दूसरी साइड पे इस x की तरफ जाएगी तो ये माइनस होना शुरू हो जाएगी, यानी कि x माइनस 0.025x इज इक्वल टू ये जो नंबर वाला है ये इधर ही बच जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखें x क्योंकि कॉमन आ रहा है ना, इधर भी x है, माइनस के एक साइड पे भी x है, दूसरी साइड पे x है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो यहाँ पे 1 क्योंकि ये जो एक x तो हमने कॉमन लिया तो ये x तो बाहर चला गया ना, तो इसकी जगह पे क्या बच गया 1 माइनस, अब ये x क्योंकि बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया 0.025, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अब आप लोग आपस में माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.025 तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा 0.975x इज इक्वल टू 341.25। अब यहाँ पे 0.975 x के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है ना ही प्लस है ना माइनस है, तो वो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। आप लोग इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 350। तो ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। ये हमारा था आज का हम लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग एक्सेल फंक्शंस को ट्राई करेंगे।
कि आप लोगों ने इंटरेस्ट रेट को कैसे फंक्शंस में करना है, आपने एक्सेल के अंदर एफ वी को कैसे कैलकुलेट करना है, पी वी को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में समझा दूंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जैसे ही कोई नया लेक्चर आता है तो आप लोगों को फौरन से इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच। और जो क्विजेस वगैरह आते हैं तो जो क्विज वीडियोस अपलोडेड हैं आप लोगों ने वही देखने हैं, उन्हीं को आप लोग देखा करें। थैंक यू सो मच एंड